स्वागत है आपका इस नए वीडियो में हमारे YouTube चैनल साइंस बाय लॉ। हम आज आपके लिए लेकर आए हैं दूसरा चैप्टर क्लास 11 का, जो इसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। और आज हम आपको देने वाले हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का फुल कंसेप्ट, फुल क्वेश्चन और पूरा डिटेल में एनालिसिस कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। अब एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो अगर पहला लेक्चर नहीं देखे हैं यानी पहला चैप्टर को नहीं देखे हैं द लिविंग वर्ल्ड, उसको जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी भी प्रकार का ना हो और आप सीरीज में बने रहें। ठीक है, आपको दिया हुआ है इस YouTube चैनल पर पहला लेक्चर अपलोड किया हुआ है। आ जाइए दूसरे चैप्टर पे बढ़ जाते हैं। पहला सवाल क्या बोला जा रहा है, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी जो लिविंग होते हैं उनको हम क्लासिफाई करके रखे हुए हैं, यानी किस प्रकार से उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है उसकी बात करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर में। हमने बोला कि जो आपका पहला सवाल है, इसमें पहला सवाल में ही यहाँ पर पूरी बात कह दिया हुआ है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज परफॉर्म्ड बाय, यानी कि जो 5 किंगडम का मतलब होता है कि हम लोग वर्गीकृत किए हैं। सबसे पहला किंगडम हो जाएगा मोनेरा, उसके बाद हो जाएगा प्रोटिस्टा, और फिर फंगी, और फंगी के बाद हो जाएगा आपका प्लांट या प्लांटी बोल देते थे हम इसको, और लास्ट में हो जाएगा आपका एनिमेलिया। तो अब बोला जा रहा है कि ये देखिए 1 2 3 4 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया है? कैरोलस लिनियस नहीं, वाइटेकर, यस, इनका पूरा नाम होता है आर.एच. वाइटेकर। याद रखेंगे, इनका पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पर आर.एच. वाइटेकर। अब बोला जा रहा है एरिस्टोटल नहीं, हैकेल नहीं। अब देखिए यहाँ पर जो आपके आंसर दिए हुए हैं, जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कैरोलस लिनियस ने दिया है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का, वाइटेकर ने दिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का, एरिस्टोटल ने कोई भी क्लासिफिकेशन किंगडम के बेसिस पर नहीं बोला, इन्होंने बस बोला कि प्लांट और एनिमल्स होंगे, और हैकेल ने दिया है यहाँ पर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। याद रखेंगे यहाँ पर आपका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा वाइटेकर। चलिए अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं, दूसरे नंबर सवाल पे बढ़ जाते हैं कि दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है आपके सामने, ये रहा। अरे दूसरा नंबर सवाल बोला जा रहा है विच किंगडम इंक्लूड प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म, यानी कि किस किंगडम में प्रोकैरियोट, सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट किस में पाए जाएंगे? तो याद रखिएगा कि जो किंगडम मोनेरा होता है, प्रोटिस्टा होता है, सबसे पहले हम आपको कंफर्म कर देते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया। तो इन चारों में आपको यूकैरियोट मिलने वाले हैं, और सिर्फ किंगडम मोनेरा में आपको मिलने वाले हैं प्रोकैरियोट। जितने भी प्रोकैरियोटिक होंगे सब के सब किंगडम मोनेरा में आ जाएंगे। उसके बाद ये जो सब के सब होंगे यूकैरियोट होंगे, और यहां पर बोला जा रहा है या तो यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर हो सकता है, ये दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अब यूनिसेलुलर, यूकैरियोट यूनिसेलुलर, ये हो जाएगा आपका यूकैरियोट यूनिसेलुलर, यानी यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा यूकैरियोट भी और यूनिसेलुलर भी, और ये बाकी के सारे आपको मिलेंगे यूकैरियोट मल्टी सेलुलर। याद रखेंगे यहां पर मल्टी सेलुलर देखने के लिए मिलेंगे, ये बोला गया। यानी प्रोकैरियोट्स हमें कहां मिलने वाले हैं? किंगडम मोनेरा में, यानी कि आपका जो आंसर होने वाला है सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ जाते हैं। थर्ड नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है आपके स्क्रीन पर, ये अब थर्ड नंबर सवाल में एकदम नॉर्मल सा सवाल है, एकदम से आसान सा सवाल है। क्या बोला जा रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू। अब बच्चे क्या करते हैं, एल्गी उनके वर्ड में जैसे दिमाग में आता है वर्ड एल्गी, तो वो सोचते हैं कि ये एक एल्गी में आता होगा, यानी प्लांट किंगडम में आता होगा, और वो सबसे पहले प्लांटी में मार के खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्लांटी में ब्लू ग्रीन एल्गी को नहीं रखेंगे, इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं BGA। ये एक प्रकार का बैक्टीरिया होता है जिसका पूरा नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। याद रखेंगे इसका पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया, यानी इस बैक्टीरिया को हम किस में रखेंगे? जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो किंगडम मोनेरा में आते हैं, यानी इसका मतलब ये जो आपका आंसर होने वाला है सी हो जाएगा, इसका आंसर किंगडम मोनेरा हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या बोला जा रहा है विच ऑर्गेनिज्म हैज अ सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन, यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सेल वॉल काइटिन का बना हुआ होता है? याद रखेंगे काइटिन का सेल वॉल बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का होता है, एल्गी में यहाँ पर हेमीसेलुलोज का होगा, फंजाई में या फंगी जिसको बोलते हैं उसमें काइटिन का हो जाएगा, और प्रोटोजोआ में यहाँ पर सेल वॉल अब्सेंट हो सकता है। अब बोला जा रहा है कि फंजाई हम लोग मान लेंगे, यहाँ पर जो काइटिन का सेल वॉल होगा वो किसमें हो जाएगा? फंजाई में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं चौथा के बाद पांचवें सवाल पे। स्लाइम मोल्ड्स बिलोंग टू किंगडम, यानी कि स्लाइम मोल्ड किस किंगडम से आते हैं? स्लाइम मोल्ड किस में रखेंगे हम लोग? सेकेंड, स्लाइम मोल्ड को हम किस में रखेंगे ये पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पर देखिए स्लाइम मोल्ड जो आएगा आपका किंगडम मोनेरा में, आपके सिर्फ बैक्टीरिया आने वाले हैं, यानी कि यहाँ किंगडम मोनेरा आपका आंसर नहीं होगा।
चलिए, किंगडम मोनेरा आपका आंसर नहीं होगा। किंगडम प्रोटिस्टा, अब देख लेते हैं, इसको चेक करेंगे प्रोटिस्टा के आधार पर। किंगडम फंजाई में हम लोग स्लाइम मोल्ड को नहीं रखते हैं, किंगडम प्लांट में प्लांट को रखते हैं, यानी कि आपका जो आंसर आने वाला है वो आ जाएगा प्रोटिस्टा, क्योंकि जब हम प्रोटिस्टा को क्लासिफाई करते हैं तो ये आता है उसमें। याद रखेंगे, सबसे पहले याद रखने का तरीका CDE इस प्रकार से, C फॉर क्राइसोफाइट, D फॉर डाइनोफ्लैजिलेट, E फॉर यूग्लिनोइड, और उसके बाद दो और आते हैं आपके स्लाइम मोल्ड और स्पोरोजुआन, जिसको हम प्रोटोजुआ भी बोल देते हैं, यानी कि यहाँ पर स्पोरोजुआन आ जाते हैं, स्लाइम मोल्ड और स्पोरोजुआन, यानी स्लाइम मोल्ड आपका यहाँ पर प्रोटिस्टा में आ जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। छठा नंबर सवाल भी बोला जा रहा है, विच इज अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, यानी कि कौन सा इनमें से फोटोसिंथेसिस करने वाला प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा के बारे में पूछा गया है, तो अमीबा एक प्रोटिस्टा है, लेकिन यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं करता, यानी कि ये नहीं हो जाएगा। पैरामीशियम भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता। प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में होता है स्पोरोजुआ के रूप में, यानी कि ये भी फोटोसिंथेसिस नहीं करता। ये यहाँ पर आ जाएगा यूग्लिना, और यूग्लिना के लिए बोला जा रहा है कि ये जस्ट लाइक हायर प्लांट, यानी आइडेंटिकल होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है, और अगर क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है तो ये फोटोसिंथेटिक है, यानी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी आंसर आपका आने वाला है यूग्लिना। क्यों? क्योंकि ये इसके पास सुन लीजिएगा कि ये यहाँ पर फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए। आगे बढ़ जाते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनको हम किस आधार पर बांटते हैं, तो डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में अगर बोला जाए तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें दो प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं, एक तो ट्रांसफर होगा और एक लॉन्गिट्यूडनल होगा। कहने का अर्थ, अगर ये लेटा हुआ है इस प्रकार से है और ये खड़ा हुआ है इस प्रकार से, लॉन्ग, देखिए लॉन्ग के लिए हम लोग, लॉन्ग इस प्रकार से लंबा है इसलिए इसको हम लोग बोल देते हैं लॉन्गिट्यूडनल, और लेटा हुआ है इसलिए ट्रांसफर्स। दो फ्लैजिला होंगे, दो फ्लैजिला के आधार पर बांटते हैं। सिलिएसियस वॉल नहीं, टू फ्लैजिला, यस यहीं पर आंसर आ गया। काइटिन वॉल नहीं होता क्योंकि फंजाई में आता है। नो सेल वॉल, यानी कि इसके पास सेल वॉल होता है डाइनोफ्लैजिलेट का, यानी कि यहाँ पर आंसर आने वाला है टू फ्लैजिला। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 8वें नंबर सवाल पे क्या बोला जा रहा है आपके सामने, डाई एटम्स हैव सेल वॉल ऑफ मेड अप ऑफ, यानी जो डाई एटम्स होते हैं, जो साबुनदानी यानी कि सोप बॉक्स लाइक, इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर होता है। अब बोला जा रहा है कि इनका जो सेल वॉल होता है किस चीज का बना हुआ होगा, तो याद रखेंगे इनका जो सेल वॉल होता है वो बना हुआ होता है सिलिका का, यानी जहां पर भी सिलिका ऑप्शन दिखेगा वहां पर आराम से टिक करके हट जाएंगे। ये हो जाएगा आपका डाइएटमियस सॉइल। याद रखेंगे डाइएटम्स जो सिलिका होता है ये कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, तो जितने भी डाइएटम्स होते हैं मरने के बाद समुद्र के तल में चले जाते हैं और वहीं पर वो जाकर आराम से व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको हम डाइएटोमियस सॉइल बोल देते हैं। इसका यूज आता है कभी कभी एग्जाम में कि यूज क्या होगा, तो साउंड बॉक्स रूम बनाने में, और साथ ही साथ पॉलिशिंग में, स्टोन पॉलिशिंग या फिर मेटल पॉलिशिंग में भी इसका उपयोग करते हैं। यहां पर ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल बोला जा रहा है, विच ग्रुप शो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इनमें से कौन होता है जो पैरासाइट के जैसा काम करता है। पैरासाइट किसको बोलते हैं, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसमें डिपेंडेंट रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैरासिटिक। देखिए हिंदी में भी बोला जा रहा है परजीवी पोषण, यानी परजीवी कौन है इनमें से ये बताना है आपको। यूग्लेनोइड, अब यूग्लेनोइड के बारे में हम आपको बता दें कि यूग्लेनोइड फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और यहाँ पर ये दूसरे के ऊपर भी डिपेंडेंट रह सकता है, तो ये मिक्सोट्रॉपिक होता है। उसके बाद बोला जा रहा है प्रोटोजुआन, यहाँ पर प्रोटोजुआन जो आया है यही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटोजुआन में ही आता है आपका प्लाज्मोडियम यानी स्पोरोजुआन। डाइएटम्स के पास सेल वॉल होता है, फोटोसिंथेसिस करने का क्षमता होता है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसी भी इकोसिस्टम में कौन करता है, डाइएटम्स, और एल्गी भी फोटोसिंथेसिस, यानी ये फोटोसिंथेसिस और ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकता है। जो पैरासाइट के जैसा रहता है वो आपका हो जाएगा प्रोटोजुआ। देखिए जब धूप मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और जब सनलाइट नहीं रहेगा तो ये किसी को मार कर खाना चालू कर देगा, यानी कि यहाँ पर अभी भी पैरासाइट के जैसा काम ये नहीं कर रहा है। ये हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है लेकिन यहाँ पर पैरासाइटिक कभी नहीं हो सकता, ये इसलिए यूग्लिनोइड को कभी भी हम लोग नहीं रखेंगे। जो आंसर आएगा प्रोटोजुआ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है इस दुनिया का, सबसे स्मॉलेस्ट सेल जिसको हम माइक्रोप्लाज्मा बोल देते हैं, जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर हो जाएगा। अब बोला जा रहा है माइकोप्लाज्मा लैक, यानी कि माइकोप्लाज्मा के पास किस चीज की कमी होती है, न्यूक्लियस, तो ये तो प्रोकैरियोट है तो भाई
अब देखिए न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, लेकिन हम मोस्ट एप्रोप्रिएट इसमें ढूंढने वाले हैं। राइबोसोम होगा, लेकिन सेल वॉल यहाँ पर इसमें जो आपका आंसर होने वाला है सेल वॉल होने वाला है, साइटोप्लाज्म उसमें होगा। अब देखिए न्यूक्लियस वाला बहुत सारे बंदे क्या करेंगे, या फिर बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि न्यूक्लियस को टिक करके भाग देंगे, लेकिन उनको एक जानकारी होना चाहिए कि ये प्रोकैरियोट है तो इसके पास न्यूक्लियस तो ऑलरेडी नहीं होगा, क्योंकि किंगडम मोनेरा में किसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हमें चेक करना था इन तीनों ऑप्शंस में से, तो ये ऑप्शन आ जाएगा सेल वॉल, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता है। याद रखेंगे इसके पास सेल वॉल के जैसा एक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन सेल वॉल माइकोप्लाज्मा के पास नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको बीबीआई भी मार लीजिए कि बहुत बार पूछा जा चुका है, बीबीआई क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। क्या बोला जा रहा है कि आर्की बैक्टीरिया आर डिफरेंट, यानी आर्की बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट है ड्यू टू, किसके चलते डिफरेंट है, किनसे, यू बैक्टीरिया से। तो आर्की बैक्टीरिया जो पहले के पुराने बैक्टीरिया पाए जाते थे उनको हम लोग आर्की बैक्टीरिया बोलते थे। तो आर्की बैक्टीरिया का मतलब जो बात करें, कार्ल बूश सबसे लास्ट साइंटिस्ट जिन्होंने दिया है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, उन्होंने क्या बोला कि हम जो किंगडम मोनेरा है इसको भी 2 प्रकार में बांट देंगे। एक तो बांट देंगे हम लोग आर्की बैक्टीरिया, यानी एक को इन्होंने बोला है आर्की बैक्टीरिया और एक को बोला है यू बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में इन्होंने वैसे बैक्टीरिया को रखा जो पहले के जमाने में पाए जाते थे और उनके सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर था अलग था, थोड़ा सा उसमें ज्यादा पेप्टिडोग्लाइकन पाया जाता था, लेकिन इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की क्षमता कम होती है। यही बात बोल के उन्होंने बोला है कि इन 2 भागों में बांट देंगे, यानी कि उनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर पर। सेल वॉल स्ट्रक्चर, साइज, शेप, न्यूट्रिशन, यानी कि हमें पता चल चुका है कि जो आर्की बैक्टीरिया है वो भिन्न क्यों होते हैं, सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल बोला जा रहा है मेथानोजेंस आर फाउंड इन, जो मेथानोजेंस होते हैं, मेथानोजेंस यानी कि जो गोबर गैस बनाने की क्षमता रखते होंगे, वो मेथानोजेन कहां पाए जाते हैं, ह्यूमन गट, यानी इंसान के पेट में नहीं, इंसान के पेट में कभी भी मेथानोजेन नहीं होगा। र्यूमेन ऑफ कैटल, कैटल का मतलब देखिए जो र्यूमेन मतलब होता है, या फिर गोबर की बात कर ले या कैटल का जो पेट होता है उसकी भी बात कर सकते हैं। रूमिनेंट ऑफ कैटल यानी कि उनके पेट में भी या डंग में भी, गोबर में भी हो सकता है। सॉइल में नहीं होगा। ऑल ऑफ दीज तो होगा ही नहीं, क्योंकि 2 ऑप्शन तो पहले ही हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही होने वाला है। चलिए आ जाइए 13 नंबर सवाल पे। क्या बोला जा रहा है, विच किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि अभी हमने बात किया है कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट कहां होता है। एक बार हम आपको बता दे रहे हैं, किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, इस प्रकार से हैं। हमने बोल दिया यहाँ पर प्रोकैरियोट है तो हम तो इसकी बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे यूकैरियोट पूछा गया। ये चारों यूकैरियोट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये तीनों आपके मल्टी सेलुलर होते हैं और ये आपका सिर्फ होता है यूनिसेलुलर, यानी कि आपका प्रोटिस्टा टिक होने वाला है। तो जहां पर भी प्रोटिस्टा है टिक कर देंगे आराम से और आगे बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 14 नंबर सवाल पे क्या बोला जा रहा है, फंजाई यार, यानी कि जो फंजाई होते हैं या फंगी जिसको बोल देते हैं, वो क्या होते हैं इसके बारे में बोला जा रहा है। जो फंजाई होंगे वो किस प्रकार के न्यूट्रिशन रखते होंगे, ऑटोट्रॉपिक कभी भी नहीं। फंजाई मतलब ऑटोट्रॉपिक कुछ फंजाई होते हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पर ऑटोट्रॉपिक नहीं होते, ना तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ना तो ये कीमोसिंथेटिक होते हैं। ये होते हैं हेट्रोट्रॉपिक, किसी और पर डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। विच फंजाई इज यूज्ड टू ब्रेड मेकिंग, यानी कि कौन सा फंजाई है जो हम लोग ब्रेड बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं, यानी ब्रेड किसके द्वारा बनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। पेनिसिलियम एक दवा यानी एंटीबॉडी है, तो यहाँ पर आंसर नहीं हो जाएगा। राइजोपस नहीं होगा, ईस्ट हो जाएगा। यहाँ पर ईस्ट का उपयोग हम लोग कर देते हैं, एस्परजिलस यहाँ पर आपका ऑप्शन नहीं होगा, यानी ईस्ट का उपयोग हम लोग ब्रेड बनाने के लिए करते हैं, याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 16 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है कि लाइकेन्स आर एन एसोसिएशन ऑफ, यानी कि जो लाइकेन होता है या लाइकेन किसको बोलते हैं ये बोला जा रहा है। तो लाइकेन के बारे में थोड़ा सा सुन लेंगे, इंपॉर्टेंट बात है। लाइकेन हम लोग बोलते हैं कि फंजाई एंड, यहाँ पर जो फंजाई है और जो एल्गी है उसके एसोसिएशन को ही हम लोग बोलते हैं यहाँ पर लाइकेन। अब फंजाई को क्या फायदा होता है और एल्गी को क्या फायदा होता है एक दूसरे से, क्या होता है लाइकेन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है 2 जीव आपस में जुड़ते हैं जिनमें दोनों को फायदा होता है, उसी को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। हमने बोला कि जो फंजाई है इसको खाना मिलता है, फूड मिलेगा इसको, और जो एल्गी है इसको शेल्टर मिलेगा। इस प्रकार से कि एल्गी यहाँ पर शेल्टर लेगा, यानी इसको शेल्टर प्रोवाइड होगा और इसको फूड प्रोवाइड होगा, ये इन दोनों से एक दूसरे से फायदा हो जाएगा। याद रखेंगे लाइकेन किसका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, फंजाई और एल्गी का। फंजाई और एल्गी यानी सबसे फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। बैक्टीरिया और फंजाई नहीं होगा, एल्गी और प्रोटोजोआ नहीं होगा, फंजाई और वायरस नहीं होगा, याद रखेंगे एल्गी एंड फंजाई। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। बोला जा रहा है कि विच किंगडम हैज
मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे, हाइफे के बारे में यहाँ पर बोल दिया गया, तो हमें हाइफे वर्ड सुनते ही हमें याद आना चाहिए कि ये इस प्रकार की बात किया जा रहा होगा कि इस प्रकार से, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात किया जा रहा है, यानी यहाँ पर ए सेप्टेट होगा और ए सेप्टेट हाइफे हो। हाइफे वर्ड ही हम लोग लगाते हैं किसी भी फंगी के लिए यानी फंजाई के लिए, तो फंजाई वर्ड यहाँ पर आ रहा है बी ऑप्शन में, यानी हाइफे वर्ड यूज करते हैं हम लोग फंजाई के लिए। इसका ऑप्शन जो आएगा बी आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले सवाल में बोला जा रहा है विच ग्रुप शोज सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, यानी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन किसमें पाया जाता है, सेप्रोफाइट कहां पर पाए जाएंगे आपके, ये पूछा जा रहा है। सेप्रोफाइट का मतलब समझिए, सेप्रोफाइट का मतलब होता है कि कोई भी डेड पार्टिकल, यानी कि कोई भी मरने के बाद, यानी कोई भी चीज मरा हुआ है और उसको खत्म करने का काम जिसका होगा उसी को हम लोग बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। क्या प्रोटोजोआ होगा, फंजाई होगा, एल्गी होगा या प्लांटे होगा, यहाँ पर ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए अब ऑप्शन के मुताबिक चलना होगा आपको। जो प्रोटोजोआ होता है, ये प्रोटोजोआ किसी भी लिविंग के अंदर पैरासाइट के जैसा रहता है, यानी उसके अंदर उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा, यानी इसको परजीवी भी बोल सकते हैं। फंजाई, अब इसकी बात अभी तुरंत देखेंगे। एल्गी, एल्गी तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी प्रकाश संश्लेषण से खाना बनाएगा, तो ये तो होगा नहीं। प्लांटी भी प्रकाश संश्लेषण, और ये किसी दूसरे के शरीर में अंदर रहने वाला, यानी लिविंग के शरीर में, तो डेड पर जो रहता है वो हो जाएगा आपका फंजाई। जैसे सूखी हुई प्लांट्स के ऊपर फंजाई रह सकता है, या फिर कोई भी मुर्दा है या फिर मरा हुआ कोई चीज है तो उस पर फंजाई ग्रो कर सकता है, यानी ये सेप्रोफाइटिक होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। 19वां सवाल जो कि आपके सामने है, ये इस प्रकार से, एक बार आप लोग भी ट्राई करेंगे हमारे साथ के, ताकि आपको भी लगे कि हाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आप लोग जरा सोचिए और कमेंट में तुरंत से ऑप्शन दीजिए, ताकि हमें भी पता चले कि आप कमेंट कर रहे हैं और आपको समझ में भी आ रहा होगा। रेड एल्गी कंटेंट्स, यानी कि जो रेड एल्गी होता है उसमें क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो अब आता है क्लोरोफिल ए ओनली, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, फ्यूकोजेंथिन। अब यहां पर सवाल फंसता है कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। जो फ्यूकोजेंथिन हो जाएगा ये आपका ब्राउन एल्गी में चला जाता है। अब याद रखेंगे जो हमारा आरबीसी होता है, अब ये प्लांट से है या फिर बात करें किसी और जीव से है, लेकिन हम अपने तरीके से याद रखेंगे कि जो आरबीसी होता है इसको हम एक और भाषा में बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, और हमें पता है कि जो इरिथ्रोसाइट होते हैं ये रेड कलर के होते हैं। तो आपको पता चल रहा होगा कि जब इरिथ्रो वर्ड आता है वो रेड कलर के लिए आता है, यानी इरिथ्रो वर्ड आता है वो किसके लिए आता है, रेड कलर के लिए, यानी कि यहां से आप फाइकोइरिथ्रिन सर्च करके मतलब टिक करके भाग सकते हैं, हो जाएगा यहां पर आपका आंसर सी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। ब्राउन एल्गी स्टोर, यानी कि ब्राउन जो एल्गी है उसमें कौन सा स्टोर मटेरियल होता है, यानी किस रूप में वहां पर स्टोर फूड देखने के लिए आपको मिलने वाला है। स्टार्च ये प्लांट में होता है, ग्लाइकोजन एनिमल्स में होता है, सेलुलोज सेलवाल बना हुआ होता है, यानी कि जो आंसर होने वाला है वो लैमिनेरियन हो जाएगा, यानी लैमिनेरियन के रूप में हमें वहां पर स्टोर फूड देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे सवाल, अगले सवाल पे बढ़ते हैं। वायरस है 7। क्या बोला जा रहा है कि जो वायरस होते हैं वो किस प्रकार की प्रजाति में आते हैं, यानी कि वायरस क्या होते हैं लिविंग। तो अब सुनिए, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है बच्चों में कि जो वायरस है वो लिविंग है या नॉन लिविंग। तो वायरस की अगर हम एक स्ट्रक्चर की बात करें तो वायरस का प्रोटीन का कवरिंग होता है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो हमने बोला कि सिर्फ दो चीजें होंगी, एक तो प्रोटीन का कवर और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल। तो आपने बोला कि क्या कोई साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर कोई भी साइटोसोल नहीं होता, यानी कि ये नॉन लिविंग के जैसा बर्ताव करता है। लेकिन हमें पता है कि ये खुद में जेनेटिक मटेरियल रखता है और एक जेनेटिक मटेरियल जब दूसरे जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो सकता है या इसका खुद में रेप्लिकेशन हो सकता है, डीएनए से डीएनए बनना, आरएनए से आरएनए बनना, तो हमें पता चलता है कि ये लिविंग का गुण है। तो हमने बोल दिया कि ये ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है, ये बस क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी किसी दूसरे पर डिपेंड रहने वाला एक पैरासाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट। आगे बढ़ जाते हैं। वायरवाइड्स, यानी कि जो वायरवाइड्स होते हैं वो किस प्रकार के जीव होते हैं, ये बोला जा रहा है आपके आगे क्वेश्चन में। वायरवाइड, अब देखिए हमने जैसा कि बोला कि एक वायरस है उसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, और अब बोला जा रहा है कि अगर आप वायरस को इस प्रकार से, हमने बोला कि ये जो वायरस है इसको तोड़ दीजिए, जो वायरस होता है उसमें से जेनेटिक मटेरियल को बाहर निकाल दीजिए और इस प्रकार से कर दीजिए। जब ये जेनेटिक मटेरियल बिना किसी कवरिंग के आ जाएगा, सिर्फ आरएनए रहेगा और ये प्रोटीन का कोट आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन करेंगे कि कौन सा सही होने वाला है। तो याद रखेंगे जो वायरस होता है, वायरस में अगर आप मेम्ब्रेन को हटा देते हैं, यानी कि यहाँ पर बोल सकते हैं ना कि बिना मेम्ब्रेन का, तो डिवॉइड ऑफ मेम्ब्रेन, तो डिवॉइड से हम लोग याद रखते हैं, डिवॉइड का मतलब यहाँ पर नहीं है, तो इसके ऊपर एक मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसके लिए हम लोग यूज कर देते हैं वायरवाइड, यानी कि ये जो आपका आने वाला है ये आ जाएगा वायरवाइड, और ये पी से प्रोटीन से बना हुआ होता है, इसलिए ये हो जाएगा
प्रायून। यानी यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे कि जो आरएनए होता है वो वायरवाइड होता है, यानी वायरवाइड कैसा होगा, आरएनए ओनली हो जाएगा। याद रखेंगे प्रोटीन वाला जो होगा वो हो जाएगा आपका प्रायून। याद रखेंगे यहाँ पर ये आपका आंसर होने वाला है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल बोला जा रहा है बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, यानी कि जो बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो किस चीज का बना हुआ होता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, सेल वॉल को कोशिका भित्ति बोलते हैं, किस चीज की बनी हुई होती है, सेलुलोज तो प्लांट का बना हुआ होगा, काइटिन फंगी का यानी फंजाई का, पेप्टिडोग्लाइकन यहाँ पर आंसर होने वाला है, और सिलिका जो डाई एटम्स का बना हुआ होता है, इसका मतलब डाई एटम्स प्रोटिस्टा में आते हैं, यानी आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी। इस प्रकार से पेप्टिडोग्लाइकन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और हाँ एक और चीज कि जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, नाग और नाम से, एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन और एन एसिटाइल मर्म्यूरिक एसिड। याद रखेंगे नाग और नाम से मिलकर बना हुआ होता है पेप्टिडोग्लाइकन, ये बायोमोलिक्यूल्स में आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 24 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है। 24 नंबर सवाल में गौर से देखेंगे कि विच ऑर्गेनिज्म कॉज मलेरिया। ये तो बच्चे रिप्लाई कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जाकर रिप्लाई करिए कि कौन सा एनिमल मलेरिया करता है, ये हम आप पे छोड़ रहे हैं। उसके बाद हम आपको 24 नंबर का क्वेश्चन आपसे चाहते हैं कि आंसर बता पा रहे हैं कि नहीं। आप कमेंट जरूर करिएगा कि कौन सा इसका आंसर होने वाला है, मलेरिया, यानी कि मलेरिया किसके चलते होता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम 25 नंबर सवाल पे। चले 25 नंबर सवाल में क्या बोला जा रहा है कि विच प्रोटिस्टा शो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये भी बहुत कंसेप्चुअल सवाल, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज करने वाले हैं कि मिक्सोट्रॉपिक किसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा मिक्सोट्रॉपिक में दोनों तरह के, यानी कि वो ऑटोट्रॉप भी होना चाहिए और हेट्रोट्रॉप भी होना चाहिए। ऐसा कौन सा जीव है जो हेट्रोट्रॉप और ऑटोट्रॉप दोनों होता है, तो हमने बोला ऐसा एक ही जीव है पूरी दुनिया में जो ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप दोनों की तरह फील कर सकता है, वो है यूग्लिना। क्योंकि अगर सनलाइट प्रेजेंस है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर सनलाइट नहीं है तो वो किसी दूसरे जीवों को मारकर खाने का काम करता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर सी, यानी यूग्लिना। अब देखिए अमीबा, अमीबा तो भाई हमें पता है कि हेट्रोट्रॉप है टोटली। जो पैरामीशियम है ये भी हेट्रोट्रॉप है, जो प्लाज्मोडियम है ये पैरासाइटिक है, यानी आपका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा आपका यूग्लिना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल फिर से, ये सवाल पहले ही करवाया हुआ चीज है कि साइनोबैक्टीरिया को हम एक और नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया का क्या नाम होता है ये पूछा जा रहा है। तो साइनोबैक्टीरिया ग्रीन एल्गी नहीं हो जाएगा, ब्राउन एल्गी नहीं होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका दूसरा नाम ही है ब्लू ग्रीन एल्गी। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो साइनोबैक्टीरिया है एक प्रकार का नाम से ही पता चल रहा है बैक्टीरिया होता है, कभी भी ब्लू ग्रीन एल्गी, एल्गी वर्ड आ रहा है लेकिन ये एल्गी की तरह जब कंटिन्यूअस हो जाता है, एक साथ मिल जाता है तो एल्गी जैसा दिखता है, लेकिन ये ओरिजिनल एल्गी नहीं होता, बैक्टीरिया होता है, रेड एल्गी नहीं होगा। यानी आपका जो आंसर होगा सी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल ये रहा विच किंगडम इंक्लूड्स डिकम्पोजर्स, यानी कि कौन सा किंगडम है जिसमें डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब फिर से वही कि मरने के बाद किसी भी चीज को सड़ाने या गलाने का काम जिसका होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजर्स। तो प्लांट कभी भी ऐसा नहीं करता, एनिमेलिया कभी नहीं करता, प्रोटिस्टा नहीं करता, यानी कि जो आंसर होने वाला है फंजाई हो जाएगा। अब देखिए प्लांट और एनिमेलिया क्यों नहीं है, सब जानते हैं प्लांट कभी भी किसी चीज को सड़ाने और गलाने का काम नहीं करता, ना ही एनिमल करते हैं। लेकिन अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो ये तो हेट्रोट्रॉप होता है, किसी को मार के खाने वाला है, लेकिन किसी को खत्म करने वाला मतलब जमीन में मिलाने वाला नहीं है, सड़ाने गलाने वाला कौन आता है, फंजाई आ जाता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 28 नंबर सवाल पे। विच इज नॉट अ फंगस, यानी कि इनमें से आपको बताना है कि फंगस कौन नहीं है। तो फंगस के लिए आप याद रखिएगा ट्रिक, एक सेकेंड, ट्रिक हमें पता है यहाँ पर कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बैड पिक, और हमें पता है बेसिडोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस और फाइकोमाइसिटिस। और यहां पर एक और ट्रिक याद रखेंगे, यूपीए कैन एक्ट रॉन्ग। अब आपके 11वीं क्लास में इससे ज्यादा कोई भी फंजाई पूछ ही नहीं सकता, इन 12 के 12 फंजाई से बाहर कोई नहीं आएगा। यू अब देखिए ए बार बार आ रहा है तो हम लगा देंगे जीएसटी लास्ट टाइम, यानी कि मोदी जी ने हमें बोला है कि जीएसटी लास्ट टाइम लगाना है, यानी कि अब लास्ट टाइम जीएसटी लगा चुके हैं हम लोग, जीएसटी लास्ट टाइम हमने बोला कि अब आ जाइए फिर से। अब बोला जा रहा है यूएसटी लागू हो जाएगा, यहां पर पी फॉर पक्सिनिया हो जाएगा, और पक्सिनिया के बाद यहां पर आ जाएगा एगैरिकस, एजी से एगैरिकस, और सी से यहां पर आ जाएगा क्लैविसेपस, क्लैविसेपस आ जाएगा, क्लैविसेपस। उसके बाद एएस से एस्परजिलस,
इस प्रकार से लिख लीजिएगा। N4 न्यूरोस्पोरा आ जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे न्यूरोस्पोरा। AT से आ जाएगा अल्टरनेरिया, C से आ जाएगा कोलेक्टोट्राइकम और T से आ जाएगा आपका ट्राइकोडर्मा और ट्रिप्टोफान और R से आ जाएगा राइजोपस और AL से आ जाएगा एल्ब्यूगो और M से आ जाएगा म्यूकर। यानी आपको पता चलने वाला है कि इतना से ज्यादा और कुछ नहीं आने वाला। और जो ये अगैरिकस है, बैसिडोमाइसिटिस का जो अगैरिकस है, इसी को हम खाते हैं और इसी को हम लोग बोलते हैं मशरूम। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मशरूम बोलते हैं हम लोग अगैरिकस को। याद रखेंगे कि हम लोग जो फंजाई खाते हैं वो होता है यहाँ पर अगैरिकस। तो आपको पता चल रहा है ईस्ट भी एक प्रकार का फंजाई है, मशरूम भी एक प्रकार का फंजाई है, राइजोपस भी एक प्रकार का फंजाई है, लेकिन ये जो क्लेमाइडोमोनास है ये एक प्रकार का प्रोटिस्टा आता है, यानी कि ये आपका एक प्रकार का फंजाई नहीं है। यानी कि आपका नोट भी पूछा गया था, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका डी। और इस ट्रिक को याद रखिएगा, 12 के 12 फंजाई आपके क्लियर हो चुके हैं और इसी से आपका क्लियर हो जाएगा 12 का 12 फंजाई। यानी कि कोई भी अगर फंजाई से सवाल आता है तो। चलिए 29 सवाल नंबर में समझते हैं कि क्या पूछा जा रहा है अगले सवाल पे। प्लाज्मोडियम बिलोंग टू, यानी कि प्लाज्मोडियम जो है वो कहां से बिलोंग करता है, किस किंगडम से आता है प्लाज्मोडियम, ये पूछा जा रहा है आपसे। प्लाज्मोडियम किस में आता है, फिर से हिंदी में। एल्गी नहीं, प्लाज्मोडियम हमें पता है कि एल्गी नहीं होता। प्रोटोजोआ चेक कर लेंगे। फंजाई नहीं होगा, बैक्टीरिया नहीं होगा। यानी आपको पता चल चुका होगा कि ये किस में आ जाएगा प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ का मतलब किसी दूसरे जीव में पैरासाइट के जैसा घुस के रहने का कार्य करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पैरासाइट या प्रोटोजोआ। और प्लाज्मोडियम हमें मलेरिया कॉज करता है। चलिए हमने उस सवाल का आंसर यहां पर दे दिया कि जो प्लाज्मोडियम होगा वो मलेरिया कॉज कर रहा होगा। याद रखिएगा 24वां नंबर सवाल। चलिए आगे बढ़ जाते हैं 30 नंबर सवाल में, यानी कि आज का लास्ट सवाल होने वाला है। हु प्रपोज्ड द किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि किसने बताया। अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में बोला जा रहा है, तो यहां पर सुन लीजिए 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया। तो हम सबसे पहले किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले की बात करते हैं। सबसे पहले आने वाले हैं एरिस्टोटल, यानी एरिस्टोटल ने क्या बोला कि हम लोग 2 भागों में बांट देंगे, प्लांट और एनिमलिया। और इन्होंने अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का किंगडम के बारे में बात नहीं किया था। उसके बाद आते हैं कैरोलस लिनियस और उन्होंने बोला कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होंगे, जिसमें एक आ जाएगा प्लांट और दूसरा आ जाएगा एनिमलिया। उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन लेकर आते हैं अर्नस्ट हैकल। इन्होंने दिया है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन और इन्होंने बोला कि हम प्लांटी को रखेंगे, एनिमलिया को रखेंगे और तीसरा ला देंगे प्रोटिस्टा। और उसके बाद आते हैं कॉपलैंड और इन्होंने बोला कि हम लाएंगे 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें प्लांट रहेगा, एनिमलिया रहेगा, प्रोटिस्टा रहेगा और साथ ही साथ मोनेरा भी रहेगा। उसके बाद आते हैं आपके वाइटेकर, आरएच वाइटेकर जिनका पूरा नाम है। इन्होंने बोला कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन रहेगा। सबसे पहले रहेगा मोनेरा, उसके बाद रहेगा प्रोटिस्टा, उसके बाद रहेगा फंजाई, उसके बाद प्लांट और उसके बाद एनिमलिया। उसके बाद फिर से आते हैं कार्ल बूस, ये बहुत ज्यादा मानने जाने वाला जो 5वां है, यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को बहुत ज्यादा माना जाता है। इसी के बारे में सबसे ज्यादा सवाल भी आएगा। लेकिन 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया गया है वो दिया गया है कार्ल बूस के द्वारा। इन्होंने बोला कि हम किंगडम मोनेरा को ही 2 भागों में बांट देंगे, एक तो आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के आधार पर इन्होंने बांट दिया। बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट और एनिमलिया उसी प्रकार से रह गए, 4 उधर 2 इधर, यानी 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी अब 3 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया है, तो हमें पता है अर्नस्ट हैकल ने। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, हैकल ने 3 किंगडम दिया। यानी लिख दे रहे हैं यहाँ पर जो आपके लिनियस है, इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, वाइटेकर ने 5 किंगडम और कॉपलैंड ने दिया है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन। यानी कि जो आपका आंसर होने वाला है वो हो जाएगा यहाँ पर आपका आंसर नंबर बी। चलिए डन है, यहाँ पर आपका आंसर क्लियर हो गया। और हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो 30 के 30 सवाल डन हो चुके हैं। अब जरूर सूचना यह है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि उन तक भी ये सूचना पहुंच जाए कि जैक बोर्ड भी इतना आसानी से पार किया जा सकता है। और आप इस वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर करिए और इसी प्रकार से हमारे साथ इस क्रम में जुड़े रहिए। आपको 19 दिनों के बाद लगेगा कि हाँ 11th हमने पढ़ा है और हम सारे एग्जाम में अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ चैप्टर 3 में, ठीक है। तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।